हेलो स्टूडेंट्स। तो मैनुअल स्टैटिक्स को कंटिन्यू करते हैं पार्ट 3 में। यहाँ पे बेसिकली 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे: मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस। कंटिन्यू करते हैं। मैग्नेटिक डायपोल, तो यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मैग्नेटिक डायपोल। तो एक करंट कैरिंग लूप को कंसीडर करते हैं। कैसे? करंट कैरिंग लूप ऑफ सर्कुलर सिमेट्री, ठीक है, कैरिंग ए करंट आई सच दैट इसका जो रेडियस है बहुत ही छोटा है। लेट अस कॉल इट एज एन इनफिनिटेसिमल करंट लूप और डिफरेंशियल करंट लूप, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट एट एनी पॉइंट P, ठीक है। क्वेश्चन है करंट, कंसिडर अ स्मॉल करंट लूप ऑफ रेडियस P कैरिंग ए करंट I as shown, ठीक है, फॉर एनी पॉइंट P at a distance r from the origin, express vector magnetic potential at that point in terms of magnetic dipole moment, ठीक है। तो इसको हम इनफिनिटेसिमल करंट लूप भी बोल के चलेंगे क्योंकि बिकॉज इट्स रेडियस इज वेरी वेरी स्मॉल। सो यहाँ पे एक चीज देखेंगे, बिकॉज इसका जो सिमेट्री है वो सर्कुलर है, तो किसी भी आरत पॉइंट पे अगर कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उस सर्कल के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम ही रहेगा। दैट इज वाई ये फाई एंगल के इंडिपेंडेंट है। आर थीटा फाई स्फेरिकल सिमेट्री में जो फाई कोऑर्डिनेट है उसकी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो वेक्टर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम कोई एक स्पेशल पॉइंट ले लेते हैं। सपोज xy प्लेन में इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं, तो xy प्लेन में फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर थीटा फाई में फाई का वैल्यू पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, क्योंकि ये एक लाइन करंट है, इसलिए वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू अ लाइन करंट। सपोज किसी फाई डैश डिस्टेंस पे एक डिफरेंशियल करंट लेंथ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फाई ना लिख के फाई डैश इसलिए लिखा है क्योंकि फाई को हमने ऑलरेडी पाई/2 मान लिया है, तो ये प्राइम कोऑर्डिनेट में इसलिए इसको फाई डैश लिखा है। तो वहां पे एक फाई डैश डिस्टेंस पे डी फाई डैश लेंथ का एक इसका रेडियस b है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? दैट इज b इंटू डी फाई डैश, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? a फाई डैश की डायरेक्शन में हो जाएगा, which is also the a phi डायरेक्शन। तो a phi डायरेक्शन को अगर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो x और y के टर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ कंसीडर द ट्रायंगल, क्या दिया हुआ? कंसीडर द ट्रायंगल OPP डैश। तो इससे OPP डैश इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं तो इस डिफरेंशियल लेंथ से आरत r डैश डिस्टेंस पे जो पॉइंट P है, तो इस करंट लेंथ के कारण इस पॉइंट P पे वेक्टर पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो ये r डिस्टेंस को r की टर्म में लिख सकते हैं by applying the law of cosine of a triangle. This is the angle phi. We can write it as r square plus t square minus 2rp cos phi. Now अब ट्रायंगल OPP डैश कंसीडर करते हैं। OPP डैश, ठीक है। तो OPP डैश क्या हो जाएगा? दैट विल बी r टाइम्स ऑफ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल OPP डबल डैश, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसका जो r का जो प्रोजेक्शन बनेगा OPP डैश पे,
दैट विल बी आर साइन थीटा, यानी ओपीपी डैश आर साइन थीटा हो गया। और ओपीपी डैश का इस लाइन के अलावा प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, दैट विल बी आर साइन थीटा इंटू आर साइन फाई डैश। और ये किसके बराबर है, आर कॉस फाई के बराबर हो जाएगा, दैट इज आर इंटू कॉस फाई। ठीक है, यहाँ पे हमारा सिंपल मोटिव था कॉस फाई को एलिमिनेट करने का और लिखने थीटा और फाई डैश के टर्म में निकलने का, क्योंकि यही हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। आगे देखते हैं। फाइनली आर डैश स्क्वायर को लिख सकते हैं इस टर्म में, और क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं 1/r डैश फाइंड करने में, इसलिए 1/r डैश को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फाइनली वी कैन राइट 1/r डैश एज 1/r इंटू 1 प्लस b/r इंटू साइन थीटा इंटू साइन फाई डैश का टर्म लिख सकते हैं। ये -1/2 अंदर आ जाएगा और ये b/r स्क्वायर इट विल टेंड टू 0 बिकॉज b इज मच लेस देन इनफाइनाइटेसिमल लूप कंसीडर कर रहे हैं। फाइनली 1/r डैश का वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देंगे और dl डैश को, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ dl डैश, यहाँ पे dl डैश फाइंड किया, दैट इज द डिफरेंशियल लेंथ। इसका हमने डिफरेंशियल लेंथ कंसीडर किया था, करंट लेंथ, वो bd5 हो जाएगा, bd5 a5 डैश, सॉरी bd5 डैश नॉट d5, और a5 को ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट यूज करके यहाँ पे x और y की टर्म में लिख देंगे। तो पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos y का जो टर्म है, ay का जो टर्म है वो वैनिश हो जाएगा। फाइनली वी विल गेट द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ x डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे xy प्लेन में, सॉरी yz प्लेन में, yz प्लेन के किसी p पॉइंट पे वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो उस डायरेक्शन में a5, तो yz डायरेक्शन में जो a5 वेक्टर होता है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, -ax हो जाता है। अगर फाई को इंक्रीज करते हैं और y एक्सिस तक पहुंचते हैं तो एंगल फाई विल रोटेट बाय एंगल ऑफ π/2, तो π/2 एंगल चला जाएगा। तो इट विल पॉइंट्स टुवर्ड्स द -x डायरेक्शन, इधर x डायरेक्शन है, उधर -x की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो यानी अगर x को अगर जनरलाइज कर देते हैं फॉर ऑल पॉइंट्स, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ r, तो we can replace -ax with a5। So finally we obtain the general formula of a vector magnetic potential of an infinitesimal current loop for any angle theta and radius r। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप है तो उस लूप के करस्पॉन्डिंग एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं जो कि प्रोपोर्शनल होता है उस लूप करंट के और उसके एरिया के। ठीक है, और उसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से उसका डायरेक्शन पता करते हैं। तो यानी अगर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के फॉर्मूला को देखते हैं तो यहाँ पे इफ यू मल्टीप्लाई विद द पाई then this will give the magnitude of the pi into b square will give the magnitude of into I will give the magnitude of magnetic dipole moment। तो finally
मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और correspondingly we can find the magnetic field due to an infinitesimal current loop। ठीक है, फाइनल में बोल सकते हैं, in other words the infinitesimal current loop can be treated as an infinitesimal magnetic dipole moment whose dipole moment and the corresponding fields and potential have been depicted above। ठीक है, तो हमने फाइंड किया अभी। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या देखा कि ए को हम इस करंट कैरिंग लूप को वी कैन रिप्रेजेंट एज, इसको रिप्लेस करके एक डायपोल के रूप में विच इज द मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, जिसका पर्टिकुलर डायपोल मोमेंट होगा m, उसके रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग हमने पोटेंशियल और फील्ड का कैलकुलेशन फाइंड किया। फाइन, तो विल कीप दिस इन माइंड कि किसी भी इनफाइनेटेसिमल करंट लूप को वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल। Let us define a new term, magnetization। अभी लास्ट में ये जो कंसिडर किया ये हमने एक इनफाइनेटेसिमल करंट लूप कंसिडर किया। जैसे कि अगर एटॉमिक लेवल पे जाते हैं तो अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो ऑर्बिटल मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, दैट विल कंस्टिट्यूट अ करंट। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली अगर डील करते हैं तो दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। तो इस इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये एक करंट लूप की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एक it will behave as a magnetic dipole। तो ये तो एक माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट है। एक एटॉमिक लेवल पे क्या हो रहा है, इनफाइनेटेसिमल लेवल पे क्या हो रहा है, बट सिंस वी आर हियर टू डील विद द होल मैग्नेटिक मटेरियल, तो इसलिए हम एक मैक्रोस्कोपिक टर्म डिफाइन करते हैं। वी आर नॉट restricting ourselves with the microscopic term। We define a macroscopic term which is called the magnetization। ठीक है, magnetization defined as the magnetic moment per unit volume। ठीक, जैसे ही कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने देखा था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी अप्लाई करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल जनरेट होता है। ठीक है, उसी तरह जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, देन द मैग्नेटिक मटेरियल shows a magnetic behavior which is at the macroscopic level is called the magnetization। तो कोई मटेरियल होता है तो इनिशियली जब मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई नहीं करते हैं तो मैग्नेटिक डोमेन्स, तो जो कि मैग्नेटिक पोल्स हैं, डायपोल्स हैं, इट इज कॉल्ड एज द डोमेन्स, तो वो अलाइन नहीं होते, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि अंदर में नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज जीरो, नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो। ठीक है, लेकिन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, दे अलाइन देमसेल्व्स इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन।
तो अगर मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी हाई है तो क्या होगा कि इनका जो इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को एडअप कर देगा। ठीक है, तो इनसाइड द मटेरियल the value of the magnetic field will increase because of the alignment of the magnetic dipoles of the material। ठीक है, तो डिफाइन करते हैं न्यू टर्म मैक्रोस्कोपिक टर्म व्हिच इज डिफाइंड एज, तो एक इंडिविजुअल डायपोल की चर्चा ना करके वी विल कंसीडर द होल नंबर ऑफ डायपोल्स इन अ यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन इज सिंपली डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। किसके एनालोगस है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखें तो ये पोलराइजेशन के एनालोगस है। तो अभी हमने फाइंड किया था एक इन्फिनिटेसिमल लूप के लिए, अगर इफ यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट फॉर एन इन्फिनिटेसिमल लूप, सो तो उसके रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इफ अगर डायपोल मोमेंट क्या होता है, दैट इज मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटाइजेशन तो डायपोल मोमेंट को, डिफरेंशियल डायपोल मोमेंट को फॉर अ डिफरेंशियल वॉल्यूम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर अ फाइनाइट वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एम के जगह पे वी कैन राइट इट एज एम टाइम्स ऑफ डीवी। सो फॉर तो सपोज करते हैं एक डिफरेंशियल मैग्नेटिक डायपोल लेते हैं इस मटेरियल के अंदर, लेट्स कंसीडर स्लैब ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डायपोल के कारण, इंडिविजुअल डायपोल्स के कारण वी विल फाइंड द पोटेंशियल एज वेल एज फील्ड एट एनी पॉइंट P which is at a distance r from the origin। ठीक है, तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी rth पॉइंट पे किसी भी डिफरेंशियल डायपोल के कारण जो पोटेंशियल डेवलप होगा एट दैट पॉइंट P। ठीक है, और ये यहाँ पे r डैश होगा, इस r डैश पॉइंट को, ये r डैश पॉइंट क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा अभी हमने जो फाइंड किया। और r डैश रिप्रेजेंट क्या करता है, ये प्राइम कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, क्योंकि इसका ओरिजिन एक इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इंडिविजुअली सबके कारण पोटेंशियल यहाँ पे फाइंड करेंगे और उसको सम अप करेंगे। तो जो ओरिजिन डायपोल का जो ओरिजिन है वो शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम वन डायपोल टू अनदर डायपोल, दैट इज व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड इन द प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फाइनली जो डिस्टेंस है जिसको प्राइम कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका अगर ग्रेडियंट लेते हैं दैट इज नथिंग बट 1/r² into the unit vector along the r। ये टर्म इट इज इक्वल टू दिस टर्म ओनली, यानी इस टर्म के जगह पे ये टर्म पुट अप कर देंगे। तो यानी ये जो टर्म है इसके जगह पे वी विल पुट अप दिस टर्म, और ये रिलेशन को पुट अप करते हैं, ये रिलेशन लगाते हैं, दिस इज सम रिलेशन फ्रॉम द वेक्टर कैलकुलस, द कर्ल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड अ वेक्टर फंक्शन। तो मान लेते हो स्केलर का एंटिटी को 1/r से रिप्रेजेंट करते हैं और इस वेक्टर को मैग्नेटाइजेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाइनली ये जो टर्म है वी विल फाइंड दिस टर्म, वी विल रिप्रेजेंट दिस टर्म।
किस रिलेशन में पुटअप कर दिया इसको? तो फाइनली मैग्नेटिक पोटेंशियल को का टोटल पूरे स्लैब टोटल बी वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेट करेंगे अगर, तो वी कैन रिप्रेजेंट दिस into this using this relation. अब यहाँ पे दो इंटीग्रल डेवलप हो रहे हैं, I1 and this I2. ये जो रिलेशन हो उसमें हम एक रिलेशन पुटअप लगाएंगे. This is some relation which is obtained using divergence theorem. ठीक है. यानी किसी वेक्टर का जो कर्ल होता है उसका जो वॉल्यूम इंटीग्रल होता है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी वेक्टर का उस वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग जो सरफेस है उसके क्लोज इंटीग्रल, उसके क्रॉस प्रोडक्ट के क्लोज इंटीग्रल से. यानी इस पूरी रिलेशन को वी कैन राइट, जो वॉल्यूम हमने कंसीडर किया है उसके करस्पॉन्डिंग जो सरफेस है दैट इज द सेम सरफेस ऑन इट. तो ये तो I1 के टर्म में हमने लिखा, और जो हमारा ये हमारा सेकेंड इंटीग्रल है I2. ठीक है. और ये दोनों रिलेशन किसके एनालोगस है? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. वेक्टर पोसाई इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करते हैं तो we find the relationship of magnetic vector potential with respect to the current density. तो ये रिलेशन है, this relation is analogous to the magnetic vector potential due to the surface current density. और ये रिलेशन है किसके एनालोगस? वॉल्यूम करंट डेंसिटी के. तो फाइनली ये जो सरफेस करंट डेंसिटी है और इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो वी कैन राइट K as the cross product of magnetization and the normal to the surface कंसिडर. जो वॉल्यूम लिया उसके करस्पॉन्डिंग सरफेस लिया है तो उसके जो नॉर्मल है दैट इज डिफाइंड बाय A. ठीक है. इसी तरह इन दोनों रिलेशन को कंपेयर करते हैं तो J कैन बी रिटन एज क्रॉस द कर्ल ऑफ द मैग्नेटाइजेशन. तो यहाँ पे चार्ट नहीं होगा, दैट विल करंट बाउंड करंट डेंसिटी में जो ऑब्टेन किया है बाउंड करंट डेंसिटीज. ठीक है. थोड़ा सा बैक जाते हैं तो देखते हैं कि हमने इनिशियली क्या है एक मैग्नेटिक स्लैब कंसीडर किया था. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या होता है कि दे अक्वायर मैग्नेटाइजेशन. ठीक है. तो but all the dipoles are associated with atoms. सारे dipoles जो हैं इंडिविजुअल एटम से एसोसिएटेड होते हैं. दैट इज व्हाई दे आर बाउंड इन नेचर. जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था कि जो डायपोल्स यूनिट होते हैं दे आर नॉट फ्री डायपोल्स. ईच डायपोल is bound to the parent atom. उसी तरह each magnetic dipole is bound to the parent atom.
सरफेस बाउंड करंट डेंसिटी है और करस्पॉन्डिंगली जो बाउंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी है दैट कैन बी रिटन एज, और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ये। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बाउंड करंट्स, सपोज हमने कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल लिया है, एक छोटा सा स्लैब लिया है उसका, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर मैग्नेटाइजेशन हुआ तो देयर इज बाउंड डाइपोल्स आर देयर, मैग्नेटिक डाइपोल। अब हमने देखा था मैग्नेटिक डाइपोल को एक करंट लूप के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने इसको करंट लूप के रूप में ईच एटम विल रिप्रेजेंट अ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन का नेट डायरेक्शन, दिस रिप्रेजेंट्स द नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और यहाँ पे अगर ये करंट लूप है, सपोज यहाँ इक्वल करंट्स फ्लो हो रहे हैं फॉर द सेम मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे चेक करेंगे, पहले इस लाइन में देखते हैं, लेट अस से दिस लाइन, यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये करंट फ्लो हो रहा है, सपोज लेट से आई करंट फ्लो हो रहा है इस लूप में, लेकिन इस लूप में जो करंट हो रहा है वो भी आई फ्लो हो रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। मतलब इस करंट लूप के हिसाब से इस लाइन पे करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और इस लूप के हिसाब से करंट का डायरेक्शन बैकवर्ड है, यानी नेट करंट कैंसिलेशन हो रहा है, नेट लूप करंट कैंसिलेशन हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे नेट करंट कैंसिलेशन है, यहाँ भी नेट करंट कैंसिलेशन है, यहाँ भी नेट करंट कैंसिलेशन हो रहा है, ठीक है। यानी टोटल करंट, देयर इज अ टोटल करंट कैंसिलेशन, यानी टोटल डाइपोल कैंसिलेशन इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल। बट एक चीज़ क्या देखेंगे, जैसे बाउंड्री पे आते हैं, सरफेस पे आते हैं, तो अगर इस डायरेक्शन, यहाँ करंट का डायरेक्शन इस डाइपोल के कारण करंट का डायरेक्शन ये है, तो इस डाइपोल के कारण भी करंट का डायरेक्शन ये है, सिमिलरली इस डाइपोल के कारण भी करंट का डायरेक्शन ये है, सेम डायरेक्शन है। यानी इट इज every single dipole is contributing towards every small dipole current is contributing towards a bigger current surface पे at the surface, ठीक है। all the atoms at the surface, जो surface पे जो atoms है that will contribute towards the surface current। तो यही surface current के corresponding जो surface current density है that is represented as K into B, क्योंकि B represents the bound, क्योंकि dipoles are bound to the parent atom, that is given by m cross an। अगर इस surface का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ठीक है, और मैग्नेटाइजेशन डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो m cross an क्या हो जाएगा, that will represent the direction of the flow of the current। So that is the physical interpretation of the surface bound current density। Now suppose एक किसी पर्टिकुलर, जैसे एक इंडिविजुअल डाइपोल को एक्सैजरेट कर देते हैं, ठीक है, बाहर निकाल देते हैं, उसको लेट अस एनालाइज करें। सपोज उसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसका पर्टिकुलर लूप करंट होगा, ठीक है, डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इसका इंडिविजुअल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, जैसे इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू द एरिया, जो करंट लूप बन रहा है उसका एरिया, और मैग्नेटाइजेशन इज आल्सो गिवन एज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज नथिंग बट द एरिया इनटू द लेंथ। फाइनल डाइपोल मोमेंट को
टाइम्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन टाइम्स ऑफ वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फाइनली करंट को वी कैन रिप्रेजेंट करंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन एज द करंट इज गिवन द करंट ऑफ द इनफिनिटेसिमल लूप इज गिवन एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटाइजेशन एंड द लेंथ ऑफ the volume length of the dipole। इसको आगे देखेंगे I इज इक्वल टू एम टी को। तो ये तो हमने देखा कि सरफेस करंट किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल के। अब जो वॉल्यूम करंट है, जो वॉल्यूम करंट डेंसिटी है, उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक इंडिविजुअल डायपोल देखा, उसी तरह यहाँ पे देयर आर सो मेनी डायपोल, मिलियंस ऑफ डायपोल्स आर देयर। तो लेट अस कंसीडर किसी दो एडजेसेंट डायपोल को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो उसको वो इंडिविजुअल तो एडजेसेंटली प्लेस्ड हैं, तो उनके कारण तो मान लेते हैं कि अगर टोटल करंट कैंसिलेशन नहीं हो रहा, देयर इज अ नेट फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पे हमने अभी देखा कि अगर मैग्नेटाइजेशन यूनिफॉर्म है तो हर लाइन के देयर इज अ करंट कैंसिलेशन, देयर इज अ डायपोल कैंसिलेशन इनसाइड द मटेरियल। सपोज मैग्नेटाइजेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, तो क्या हो जाएगा, तो इसके कारण जो मैग्नेटाइजेशन विल नॉट बी इक्वल टू the magnetization due to this dipole, ठीक है। तो सपोज दिस इज द x डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है। तो अगर ये डायरेक्शन देखते हैं, दिस डायरेक्शन, ठीक है, होना क्या चाहिए था कि अगर ये डायपोल लूप को इधर से प्लेस करते हैं और ये जो डायपोल लूप है इस तरीके से प्लेस करते हैं, तो होना क्या है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन है तब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ के केस में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो इस लाइन में टोटल करंट कैंसिलेशन हो रहा है, दैट इज टोटल डायपोल कैंसिलेशन हो रहा है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो डायपोल कैंसिलेशन नहीं होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट करंट नहीं होंगे, तो देयर विल बी अ नेट फ्लो ऑफ करंट। तो जो नेट फ्लो ऑफ करंट जो हो रहा है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हमने देखा I इज इक्वल टू करंट, जो नेट करंट फ्लो होगा विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटाइजेशन एंड द लेंथ ऑफ द डायपोल वॉल्यूम। तो अगर I इंटू एम इंटू डी, तो इसके कारण इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इस डायपोल के कारण पॉजिटिव एक्स, ये एक्स डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एक वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो टोटल करंट, टोटल नेट मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, इसके कारण मैग्नेटाइजेशन माइनस इसके कारण मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, प्लस सपोज वाई डायरेक्शन में अगर मैग्नेटाइजेशन है तो उसके कारण नेट एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे तो जेड डायरेक्शन के अलाउंट कैलकुलेट के, सिमिलरली वाई डायरेक्शन के अलाउंट करेंगे, तो बोथ वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के कारण एक्स डायरेक्शन में क्या टोटल करंट फ्लो है, कैन फाइंड आउट एम इंटू टी। तो टोटल करंट का फ्लो अगर इस डायरेक्शन में है, तो उसके करस्पॉन्ड टोटल मैग्नेटाइजेशन मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम लेंथ
विच इज नथिंग बट dz, इस केस में dz हो जाएगा, वही dz यहाँ पे लिखते हैं। और ड्यू टू y डायरेक्शन के कारण ये हो जाएगा। तो फाइनली अगर इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो dy इंटू dz, अगर करंट के डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो करंट पर यूनिट एरिया हो जाएगा dy इंटू dz। dy इंटू dz क्या है? एरिया ऑफ दिस, ये जो डायपोल कंसीडर किया है उसका एरिया, मैग्नेटिक डायपोल का एरिया। तो करंट पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट द करंट डेंसिटी अलोंग द x डायरेक्शन। तो इस तरह से हमने x कंपोनेंट फाइंड किया, तो सिमिलरली y कंपोनेंट और z कंपोनेंट भी होगा। दिस इज नथिंग बट द कर्ल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इन जनरल फॉर्म में अगर लिखते हैं कंसीडरिंग ऑल द डायरेक्शंस, ये तो हमने कैलकुलेट किया सिर्फ x डायरेक्शन के लिए, तो सिमिलरली अलोंग y डायरेक्शन और अलोंग z डायरेक्शन भी होगा। तो फाइनली वी कैन राइट the bound current density as the curl of the magnetization. So finally, let's see how can we write the Ampere's law for magnetic material. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था, डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में we write the Gauss law in the presence of dielectric. तो उसी तरह गॉस लॉ का एनालोगस मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या एनालोगस होता है? दैट इज द एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ मैग्नेटिक मटेरियल्स के प्रेजेंस में एम्पेयर्स लॉ किस तरीके से लिखेंगे? सपोज उस मटेरियल के अंदर जो टोटल करंट डेंसिटी है दैट इज ऑफ कोर्स ड्यू टू द बाउंड करंट डेंसिटी एज वेल एज द फ्री करंट डेंसिटी। फ्री करंट डेंसिटी कुछ भी हो सकता है, सपोज कोई करंट वायर मटेरियल के अंदर रख दिया है तो दैट विल आल्सो कंस्टिट्यूट द करंट डेंसिटी, फ्री करंट डेंसिटी। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्या हमने देखा है, इट इज द फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, दैट इज द कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू द करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी बाउंड प्लस फ्री करंट डेंसिटी हो जाएगा। और अभी हमने देखा था जो बाउंड करंट डेंसिटी होता है वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। अभी फाइंड किया था, दैट इज Gb इज इक्वल टू डेल क्रॉस था। तो इस कर्ल रिलेशन को LHS में ले जाएंगे। फाइनली उसी रिलेशन को वी कैन गिव अ न्यूटर H को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। दैट इज द कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू द, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में जस्ट देखा था हमने डेल डॉट डी, जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का जो डाइवर्जेंस होता है वो फ्री चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। उसी तरह अगर मैग्नेटोस्टैटिक्स में आते हैं तो यानी H इज एनालोगस ऑफ D और द कर्ल ऑफ H दैट इज इक्वल्स टू द फ्री करंट डेंसिटी। इट हैज नथिंग टू डू विद द बाउंड करंट डेंसिटी। ठीक है, तो उसी करस्पॉन्डिंगली एम्पेयर्स लॉ भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द पॉइंट फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ एंड दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ। फ्री करंट डेंसिटी करस्पॉन्डिंग जो टोटल करंट आएगा enclosed by the Amperian loop। इसको समराइज कर देते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है इसको नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं।
H और B दोनों इंटरचेंजेबली यूज होता है. When we say magnetic field, then it can also be associated with the H as well as B. जो H वेक्टर होता है, its curl is only dependent on the free current density. It has nothing to do with the magnetic material. Material है या नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं है. All it sees the free current density. और जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर होता है, ऑफ कोर्स क्योंकि मैग्नेटाइजेशन मटेरियल के अंदर होता है, that is dependent only on the bound current density, the bound volume current density in fact. और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका कर्ल will depend on both the volume current density as well as the free current density. तो अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे हैं, all we are talking about the linear magnetic materials only. ठीक है, तो let us define for a linear isotropic magnetic material. अगर मटेरियल आइसोट्रोपिक नेचर का होता है, दैट मीन्स कि अगर उस मटेरियल का किसी भी डायरेक्शन में उसका प्रॉपर्टी सेम होता है, दैट इज its magnetic property is also same, that's why it has a linear behavior. ठीक है, अगर मैग्नेटिक मटेरियल लीनियर नेचर का है तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. यानी जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो H के प्रोपोर्शनल होगा जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है. And the proportionality constant is called the magnetic susceptibility. तो the dimensionless quantity chi m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो उसी तरह अगर B के टर्म में लिखते हैं तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ H प्लस M. यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल ओवरऑल P is the sum of the inside the material because magnetization vector material के it is inside the material. ये फॉर्मूला ऑब्वियसली इट इज वैलिड है मटेरियल के इनसाइड. इफ यू आर अगर इस फॉर्मूला में B का अगर B की बात करें तो B सिंपली मीन्स तो B inside the magnetic material, not elsewhere. तो फाइनली B को और M को अगर ससेप्टेबिलिटी के टर्म में लिखते हैं तो इट विल बी म्यू नॉट टाइम्स ऑफ 1 प्लस chi मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी टाइम्स ऑफ द H वेक्टर. ये फाइनली B को म्यू टाइम्स ऑफ H लिख सकते हैं. एंड हियर म्यू का वैल्यू क्या है, तो वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ 1 प्लस chi m depending on the value of the magnetic susceptibility. यानी since mu is greater than 1 यानी B का वैल्यू मटेरियल is greater than H. So उसी तरह से हम तीन मैग्नेटिक डिपेंडिंग ऑन द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल वी कैन डिफाइन द ब्रॉडली कैसे क्लासिफाई मैग्नेटिक मटेरियल इनटू 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स. वन इज द डायमैग्नेटिक. डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, उनका ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होता है. दैट मीन्स कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं then they are weakly repelled in the external magnetic field. Second is the paramagnetic, that it is weakly magnetized in the presence of magnetic field.
और उसमें उस केस में मैग्नेटाइजेशन का जो वैल्यू, सॉरी ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू होता है दैट इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, बट इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स द मैग्नेटाइजेशन लेवल इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, and 1 plus chi into m we can also call it as the term relative permeability of the material. यहाँ देखेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम, अगर मटेरियल नहीं रहता है तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ H हो जाता है। लेट्स नॉट से दैट B इज ग्रेटर देन H। ठीक है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ H होता है अगर मटेरियल नहीं रहता है, अगर देयर इज नो मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि म्यू आर जो रिलेटिव परमिटिविटी है इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज म्यू आर इज 1 प्लस काई टाइम्स ऑफ m। ओनली इन केस ऑफ डाईमैग्नेटिक मटेरियल के केस में क्या हो रहा है कि काई m का वैल्यू लेस देन 0 हो रहा है, क्योंकि बहुत ही स्मॉल नेगेटिव नंबर है तो म्यू आर का वैल्यू विल गो लेस देन 1, बट अदर केसेस में म्यू आर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, बाकी केसेस में मैग्नेटाइजेशन इज पॉजिटिव, तो यानी म्यू आर जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है। तो यानी B इज इक्वल टू, अगर वैक्यूम होता है तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ H लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मटेरियल में आ जाता है तो वी विल मल्टीप्लाई बाय अ टर्म म्यू टाइम्स ऑफ R। अब क्योंकि म्यू टाइम्स ऑफ R इज ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल is greater than the magnetic field in the air or vacuum. Basically, I wanted to say this only. ठीक है, because of the positive magnetization. Also, we can see that the relative permeability value of ferromagnetic material is very very high. So, material के अंदर मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू पर्टिकुलर मटेरियल जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो उनके कारण बिकॉज मैग्नेटाइजेशन लेवल ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज वेरी हाई, दैट इज व्हाई द B वेक्टर goes very high inside the magnetic material compared to the magnetic field in vacuum or air. ठीक है, अगली मैग्नेटोस्टैटिक्स बाउंड्री कंडीशंस देख लेते हैं। सपोज मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसेस फ्रॉम वन बाउंड्री टू अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बाउंड्री कंडीशन कैलकुलेट करते हैं, बाउंड्री कंडीशंस फाइंड करते हैं, तो लेट्स से फर्स्ट केस में मान लेते हैं कि H1 वेक्टर है और ये H2 वेक्टर है, तो इनका करस्पॉन्डिंग एक टेंजेंशियल कंपोनेंट है और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, नॉर्मल कंपोनेंट, एंड दिस इज द इंटरफेस बिटवीन दीज मटेरियल्स। तो लेट्स से कि हम एक छोटा सा एम्पीरियल लूप कंसीडर करते हैं। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको सर्कुलेशन अगर फाइंड करते हैं बाय अप्लाइंग द एम्पियर सेकेंडल लॉ। ठीक है, और इसके अगर एक जनरल केस लेते हैं, मान लेते हैं कि इंटरफेस में अगर कुछ करंट डेंसिटी है, कुछ करंट सोर्स है जिसका बाहर की तरफ डायरेक्शन है करंट डेंसिटी का, तो उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है,
तो अगर एम्पियर सर्किट लॉ लगाते हैं देन H dot dl will be I dot dl is equal to it is only dependent on the free current enclosed by the loop. इस लूप में enclosed free currents क्या मान लेते हैं, ये J सरफेस, ये एक प्लानर सरफेस है, इंटरफेस जो एक प्लानर सरफेस है, तो सरफेस है तो लेट्स से इट इज अ सरफेस करंट डेंसिटी जिसको JS से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अगर हम एम्पियर सर्किट लगाते हैं तो ये जो लेंथ है, क्योंकि इंटरफेस पे निकालना है तो दिस लेंथ विल टेंड्स टू 0, यानी ये लेंथ को डेल एच माने, डेल एच टेंड्स टू 0, तो इस लेंथ के कारण सर्कुलेशन काउंट नहीं होगा इन दोनों के कारण। सिर्फ इस लेंथ और इस लेंथ के कारण सर्कुलेशन काउंट करें फॉर द टाइम भी। स्विच, तो ये जो एम्पियरियन लूप है दोनों मटेरियल से होके जा रहा है, तो फर्स्ट मटेरियल में लेट्स से द टेंजेंशियल कंपोनेंट इज H1 into T, उसी डायरेक्शन में सर्कुलेशन भी है तो H1 टाइम्स ऑफ डेल W। और सेकेंड मटेरियल में आते हैं तो इधर अगर इस डायरेक्शन में मानते हैं तो टेंजेंशियल कंपोनेंट है तो सर्कुलेशन उल्टी डायरेक्शन में, दैट इज बाय हियर इज नेगेटिव साइन। और टोटल सर्कुलेशन किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू द टोटल करंट इनक्लोज। तो टोटल करंट इनक्लोज कितना हो जाएगा, करंट डेंसिटी टाइम्स ऑफ द करंट पर यूनिट टाइम्स द टोटल लेंथ, JS into del W। तो फाइनली इसको लिख सकते हैं H1T into H2T into, ठीक है। और अगर इसको ओवरऑल वेक्टरली लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, that will be the normal to the plane। नॉर्मल क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल, मतलब जो सरफेस का जो प्लेन है उसके डायरेक्शन नॉर्मल है, उसका क्रॉस लेते हैं H1 माइनस H2 से, दैट विल बी इक्वल टू द, इस इक्वल होगा जो सरफेस करंट डेंसिटी है इस प्लेन पे, जो अगर कुछ करंट डेंसिटी रखे हैं फ्री करंट डेंसिटी उसके बराबर होगा। ठीक है, और ये तो तब लास्ट केस हमने लिया था टेंजेंशियल कंपोनेंट्स के लिए। जैसे अब नॉर्मल कंपोनेंट कर लेते हैं, ठीक है, की जगह पे H1 और H2। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स का जो फंडामेंटल पोस्टुलेट होता है दैट सेज दैट the divergence of B is 0, we have discussed this already। तो अगर डाइवर्जेंस ऑफ B ही ले रहे हैं तो लेट्स से यहाँ पे एक गॉसियन पिल बॉक्स लेते हैं, यहाँ पे एक वॉल्यूम कंसीडर करते हैं जिसका लेंथ बहुत छोटा है, डिफरेंशियल लेंथ है, दैट इज डेल H इज इक्वल टू 0। तो अगर नॉर्मल कंपोनेंट लेते हैं और B1 डॉट डेल S कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये an का डायरेक्शन है तो ऊपर में माइनस an का डायरेक्शन होगा, तो अगर इसका नॉर्मल कंपोनेंट लेते हैं तो B1 डॉट डेल S इनटू माइनस ऑफ an, प्लस दूसरा सरफेस नीचे की तरफ है दैट इज B2 डॉट डेल S इनटू an के डायरेक्शन में ही है। तो फाइनली वी कैन राइट द नॉर्मल कंपोनेंट in material 1 will be equal to the नॉर्मल कंपोनेंट मटेरियल 2, और B को अगर H के टर्म में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये हमने लास्ट टाइम देखा था टेंजेंशियल कंपोनेंट की टेंजेंशियल बाउंड्री कंडीशन फाइंड कर रहे हैं, तो उसका जनरल फॉर्मूला होगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या देगा, इफ द मीडिया है, दोनों मटेरियल जो है उनका कंडक्टिविटी फाइनाइट है, तो फाइनाइट कंडक्टिविटी रहेगा तो सरफेस पे अगर कंडक्टिविटी यहाँ पे ये भी कंडक्टिव है, पहला मटेरियल भी कंडक्टिव है, फाइनाइट दूसरा मटेरियल कंडक्टिव है,
तो करंट क्या हो जाएगा, सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस पे, सर्फ नॉट इन द सरफेस, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उससे सरफेस पे नहीं रहेगा। क्या लिखा हुआ, इफ द मीडिया हैव फाइनाइट कंडक्टिविटीज देन सरफेस करंट्स विल नो लॉन्गर एक्सिस्ट एंड देयर विल बी ओनली वॉल्यूम करंट डेंसिटी, हेंस द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ H विल बी कंटीन्यूअस। तो फिर JS का टर्म चला जाएगा, फाइनली वी कैन सिंपली राइट H1 टाइम्स ऑफ T इज इक्वल टू H2 टाइम्स ऑफ T। ठीक है, यानी ये जो है H1 द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ H1 इक्वल्स टू द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ H2। एक दो केस में होगा, अगर HJS होगा ही नहीं, ठीक है, उस केस में होगा, प्लस अगर दोनों मटेरियल का कंडक्टिविटी फाइनाइट रहेगा, उस केस में यू कैन सिंपली राइट दिस। तो एंगल कंडीशन देख लेते हैं। अगर करंट फ्री रीजन है, अगर रीजन में करंट नहीं है, मतलब जो इंटरफेस रीजन है वहां पे कोई करंट, सरफेस करंट डेंसिटी नहीं है, तो फाइनली वी कैन राइट इट एज, मान लेते हैं इसको V1 टाइम्स ऑफ H1 लिखें। लेट्स से जो H1 वेक्टर है अल्फा 1 एंगल बना रहा है AM के साथ, और H2 वेक्टर है वो अल्फा 2। तो जो इसका नॉर्मल कंपोनेंट होगा दैट विल बी H1 इंटू कॉस अल्फा, H2 इंटू कॉस अल्फा, दैट विल बी नॉर्मल कंपोनेंट, और टेंजेंशियल कंपोनेंट सिमिलरली हो जाएगा H2 इंटू साइन अल्फा और H1 इंटू साइन अल्फा। तो यहाँ पे हमने वही किया है, तो H1 इंटू साइन अल्फा क्या है, दैट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट। इसको एक बार फिर से देखते हैं। तो H1 इंटू साइन अल्फा दैट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट, और H2 इंटू कॉस अल्फा इज द नॉर्मल कंपोनेंट। फाइन, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। फाइनली इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो दैट विल गिव द एंगल कंडीशन। फाइनली इसको समराइज कर देते हैं। तो नॉर्मल बाउंड्री कंडीशंस के केस में, सॉरी, दिस इज द टेंजेंशियल बाउंड्री कंडीशन एंड दिस इज द नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, इंटरचेंज हो गया, एंड दिस इज द एंगल कंडीशन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक इंटरफेस दिया हुआ है, उसके ऊपर एक अलग रीजन है, मैग्नेटिक रीजन है, उसका रिलेटिव परमिटिविटी 2 दिया हुआ है, परमिएबिलिटी, एंड फॉर रीजन 2 उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी 5 है। ठीक है, इट इज सेपरेटेड बाय ए प्लानर रीजन, जिसका प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। और H1 का वैल्यू पहले से दे रखा है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ H1, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ H1, द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ H2, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ H2, एंड अल्फा 1। अल्फा 1 क्या है, ये एंगल है जो नॉर्मल के साथ H1 बना रहा है, ये फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्लेन का नॉर्मल फाइंड करेंगे। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज द ग्रेड, किसी भी सरफेस का नॉर्मल, तो नॉर्मल इज द ग्रेडियंट। तो उस ग्रेडियंट के डायरेक्शन में वेक्टर, यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। और तो क्वेश्चन इज कि ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन अबव, ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, ये हम कैसे पता करेंगे। तो अगर यहाँ पे H1 है रीजन 1 में, H2 भी है रीजन 1 में, तो अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा
तो let's say to know the whether the assumed direction of AN is correct, ठीक है, let the angle between H1 and AN be θ1, ठीक है। तो अगर ऊपर की डायरेक्शन में हमारा अज्यूम डायरेक्शन नीचे की तरफ है, AN को हमने नीचे की तरफ माना है अज्यूम डायरेक्शन, ठीक है। अगर अज्यूम डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो उस केस में क्या होगा कि जो H1 और नॉर्मल का जो एंगल बनेगा वो अक्यूट एंगल होगा। लेकिन अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है एक्चुअल डायरेक्शन, तो जो एंगल बनेगा H1 और AN का वो एक दैट विल बी एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो मान लेते हैं वो एंगल θ1 है, तो θ1 डॉट प्रोडक्ट यूज करके वो एंगल फाइंड कर लेते हैं, तो वो एंगल हमें ग्रेटर देन 90 मिल रहा है। दैट मीन्स जो डायरेक्शन AN का है इट शुड बी टुवर्ड्स द रीजन, डायरेक्शन मस्ट बी टुवर्ड्स द रीजन 1, बट हमने अज्यूम किया था डायरेक्शन डाउनवर्ड, बट एक्चुअल डायरेक्शन इज अपवर्ड। यानी एक्चुअली हमें जो θ1 मिला एक्चुअल डायरेक्शन इज अपवर्ड, जो हमें θ1 मिला दिस इज द θ1 ये θ1, तो यानी जो α1 हो क्या हो जाएगा दैट इज विल बी 180 डिग्री माइनस θ1, यानी α1 नाउ वी कैन फाइंड α1, तो α1 फाइनली फाइंड कर सकते हैं 180 माइनस जो हमने एंगल निकाला। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, नॉर्मल कंपोनेंट एज वेल एज टेंजेंशियल कंपोनेंट दोनों H1 H2 का फाइंड करना है। तो नॉर्मल कंपोनेंट तो आसानी से निकाल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे H1 का नॉर्मल कंपोनेंट के डायरेक्शन में, तो वहां से नॉर्मल कंपोनेंट निकल जाएगा। और अगर नॉर्मल कंपोनेंट H1N1 निकल गया तो नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन निकालेंगे तो वहां से HN2 भी निकल जाएगा। अब अगर नॉर्मल HN1 पता चला गया तो हमें टेंजेंशियल कंपोनेंट पता चल जाएगा, दैट इज विल बी द टोटल वेक्टर माइनस द नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल कंपोनेंट और द टेंजेंशियल कंपोनेंट पता चल गया। और अगर ST1 पता चल गया तो टेंजेंशियल बाउंड्री कंडीशन निकाल के ST2 भी फाइंड कर लेंगे। ओके, थैंक यू।